नमस्कार साथियों, मैं शोक कुमार लोचिप सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हमारी सामाजिक शिक्षण विधियों से संबंधित 3 क्लासें हो चुकी हैं और उसमें हमने सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के संदर्भ में हमने पढ़ लिया है। संकल्पना में हमने पढ़ा था सामाजिक अध्ययन का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बाद में सामाजिक अध्ययन का अर्थ पढ़ा, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर होता है इसके बारे में हमने पढ़ा, सामाजिक अध्ययन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, सामाजिक अध्ययन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु क्या होती है और सामाजिक अध्ययन की प्रकृति और अन्य विषयों के साथ में इसका संबंध भी हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा बिंदु है वो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, सामाजिक अध्ययन संबंधी समस्याएं। तो उसी टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, सामाजिक अध्ययन संबंधी समस्याएं। अब सबसे पहले हम ये देखें कि समस्या क्या होती है। भाई देखो, यहां मैंने जो लिखा है सामाजिक अध्ययन का, आपको पता है कि सामाजिक अध्ययन किसे कहते हैं, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये हम इससे पिछली वाली जो क्लास थी हमारी उसमें हम पढ़ चुके हैं, सामाजिक अध्ययन का अर्थ पढ़ चुके हैं हम, तो हम जानते हैं सामाजिक अध्ययन किसे कहते हैं। लेकिन समस्या हम अपने आम जीवन में ये सुनते रहते हैं कि फलानी समस्या आ गई, वो कार्य कर रहा था, उसका कार्य बीच में रुक गया क्योंकि उसके सामने कोई बाधा उत्पन्न हो गई, अवरोध उत्पन्न हो गया। कोई भी कार्य कर रहा था, कार्य करते समय उसके सामने समस्या आ गई। तो ये समस्या है क्या, वास्तविक रूप से हम कहेंगे किसे समस्या। तो देखो, समस्या का अर्थ देखते हैं सबसे पहले हम कि समस्या क्या है, इसका अर्थ क्या है। समस्या का अर्थ, अब जो समस्या का अर्थ है, हमें समस्या का अर्थ समझने के लिए यह जानना जरूरी है, या हम ये देखें कोई भी हम बिंदु पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन संबंधी समस्याएं, तो सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि समस्या किसे कहते हैं। क्या जानना चाहिए कि समस्या किसे कहते हैं, समस्या का अर्थ क्या होता है। जैसे इसको ऐसे समझें कि क्योंकि हम तो इसको विद्यालय पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, अब विद्यालय पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं तो हम तो इसको विद्यालय से जोड़कर देखें, हमारे शिक्षण से जोड़कर देखें इसको। तो शिक्षण से जोड़कर देखें, एक कक्षा कक्ष और उस कक्षा कक्ष में पंखा लगा हुआ है और वो पंखा चल नहीं रहा है, उसका तार टूटा हुआ है, उसका तार टूटा हुआ है। बाकी जो सभी कक्षा कक्ष है उनमें जो पंखे लगे हुए हैं, सभी कक्षा कक्षों में पंखे चल रहे हैं। जैसे ही अध्यापक सामाजिक अध्ययन का जो कक्षा कक्ष था उसमें गया और उसमें जाकर उसने देखा कि पंखा नहीं चल रहा है और उसने देखा कि तार टूटा हुआ है, उसने देखा कि तार टूटा हुआ है। अब वो समस्या नहीं होगी, वो उस अध्यापक के लिए क्या नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यहां तार टूटा हुआ है, इस तार टूटे हुए होने के कारण यह पंखा नहीं चल रहा है, क्योंकि उसको कारण का पता है, कारण का पता है उसको कि ये किस कारण से ऐसा हो रहा है। और जहां कारण का पता नहीं हो, हमें कारण का जहां पता नहीं हो वहां समस्या होती है। जैसे कारण का पता कैसे नहीं होगा, इसी उदाहरण को आप ऐसे समझ सकते हैं, पंखा लगा हुआ था, तार भी जुड़े हुए थे, अध्यापक कक्षा कक्ष में आया और उसने स्विच ऑन किया, पंखा नहीं चला। उसने देखा बाकी सभी जो कमरे थे उनके पंखे चल रहे थे, लेकिन अध्यापक जिस कक्षा में था उसका पंखा नहीं चल रहा था, तार भी जुड़े हुए हैं, सब कुछ सही है। ये अध्यापक के लिए एक समस्या है। ये क्या है? एक अध्यापक के लिए समस्या है। क्यों? क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ क्या है? व्यवस्थित है। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो सब कुछ व्यवस्थित देखा, कहीं से तार नहीं टूटा हुआ है, स्विच भी ऑन है।
अब यहां कारण उत्पन्न हो गया अध्यापक के सामने कि ये क्यों नहीं चल रहा है। इससे पहले मैंने उदाहरण दिया, वहां अध्यापक को यह पता था कि ये पंखा, ये तार टूटा हुआ है इसलिए नहीं चल रहा है, लेकिन अब अध्यापक को यह नहीं पता है कि ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है। इस पंखे में खराबी है, स्विच में खराबी है, किसी तार में खराबी है। तो अध्यापक के सामने कारण उत्पन्न हो गया और जैसे ही कारण उत्पन्न हुआ वो अध्यापक के लिए क्या बन गई, समस्या बन गई। इसे ही हम समस्या कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, समस्या कहते हैं। यानी कोई भी कार्य करे तो उसमें कारण का हमें पता नहीं होना चाहिए। कार्य संपादित कर रहे थे, कोई भी कार्य संपादित कर रहे थे, अचानक से हम रुक गए। कार्य संपादित करते समय हम अचानक से रुक गए। अब हमें आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब रास्ता उसका कारण का हमें पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वहां क्या उत्पन्न होगी, वहां समस्या उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, वहां समस्या उत्पन्न होगी। तो समस्या से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, एक तो परिभाषा दी थी योकम और सिम्पसन। एक परिभाषा तो इन्होंने दी थी और इन्होंने समस्या को कैसे परिभाषित किया। इन्होंने परिभाषित किया, किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है, किसी भी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में या कार्य के समापन में कोई कठिनाई होती है, तब क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो इन्होंने कहा किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है, समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास हो। जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास हो तब समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा मानना था किसका, योकम और सिम्पसन का। इन्होंने समस्या को परिभाषित किया, किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास हो। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण, पंखे वाला उदाहरण दिया। एक उदाहरण में पंखे का तार टूटा हुआ था, एक उदाहरण में मैंने कहा पंखे का तार जुड़ा हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित है। दोनों ही उदाहरणों से इस परिभाषा को हम समझ सकते हैं। किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास हो। तार टूटा हुआ था हमारे सामने, हमें पता है इसका तार टूटा हुआ है, हम पंखे का जो तार है उसको सही कर देंगे, पंखा चालू हो जाएगा। हमारे सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। कार्य संपादन में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का आभास नहीं हुआ। लेकिन जैसे दूसरे उदाहरण में तार उसका जुड़ा हुआ था, अन्य कमरों के पंखे चल रहे थे, सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन फिर वो पंखा नहीं चल रहा था। अब यहां कार्य के संपादन में कठिनाई का आभास हुआ हमें कि हाँ, इसमें क्या कमी हो सकती है, ये क्यों नहीं चल रहा है, क्या कारण है, कैसे ये चल सकता है। उसे ही क्या कहते हैं, हम समस्या कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी, योकम और सिम्पसन ने। एक और परिभाषा दी थी जिनका नाम था जॉन डेवी। इन्होंने देखो क्या कहा था समस्या को,
कई जगह वी भी आ जाता है, कई जगह बी भी लिखते हैं। इन्होंने, जॉन डेवी ने समस्या से संबंधित जो परिभाषा दी थी, इन्होंने कहा था जो बात तुच्छ और सामान्य, क्या कहा इन्होंने, जो बात तुच्छ और सामान्य होने पर भी मस्तिष्क को इस प्रकार से बेचैन कर दे, मस्तिष्क को इस प्रकार से बेचैन करे और चुनौती दे कि विश्वास भी अनिश्चित बन जाए, कि विश्वास भी अनिश्चित बन जाए, उसे ही क्या कहते हैं, समस्या कहते हैं। ऐसा मानना किसका था? ऐसा मानना जॉन डेवी का था। इन्होंने कहा जो बात तुच्छ और सामान्य होने पर भी मस्तिष्क को, बात क्या है, तुच्छ है, सामान्य है, तुच्छ और सामान्य होने पर भी मस्तिष्क को इस प्रकार से बेचैन करे और चुनौती दे कि विश्वास भी अनिश्चित बन जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्या कहते हैं। कोई भी कार्य हम संपादित कर रहे थे, हमारे सामने कोई समस्या आई और अचानक से वो समस्या का समाधान हमने खोज लिया। पहले कारण नहीं था हमारे सामने, लेकिन फिर हमने उसका कारण खोज लिया। फिर हम कहते हैं यार ये तो छोटी सी बात थी, पहले मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई, इसमें तो कोई खराबी नहीं थी। तो बात क्या है, तुच्छ है, सामान्य है, लेकिन फिर भी वो मस्तिष्क को इस प्रकार से बेचैन कर रही है, चुनौती दे रही है कि जो हमारा विश्वास है वो भी क्या बन जाता है, अनिश्चित बन जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, समस्या कहते हैं। और ऐसा मानने वाले, समस्या की ये जो परिभाषा देने वाले कौन थे, जॉन डेवी थे। अब इसके बाद में देखो, समस्या जो है, समस्या का समाधान भी ढूंढना पड़ेगा, समस्या का समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, अरे भाई समस्या आई, और समस्या आई तो उसके हम यानी उसको दूर करने का तो प्रयास करेंगे ना। अब आप उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए क्या समाधान कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है, कक्षा कक्ष में जाता है, कक्षा कक्ष में जाने के बाद में उसने सब बालकों को पढ़ाया, समान रूप से सब बालकों को पढ़ाया, लेकिन एग्जाम का जब समय आया तो एक पर्सन ऐसा आ गया कि वो उनके सिलेबस में नहीं था। तो क्या वो समस्या हो सकती है? वो समस्या नहीं है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था। अगर सिलेबस में होता और अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया हुआ होता, फिर वहां वो बालकों के लिए क्या बन जाती, समस्या बन जाती। अध्यापक के लिए भी क्या बन जाती, समस्या बन जाती। सभी बालकों को अध्यापक ने समान रूप से पढ़ाया, सभी को पढ़ा रहा था समान रूप से, लेकिन कुछ बालक ऐसे थे उनके समझ में नहीं आया। अब उन बालकों के समझ में नहीं आया, अध्यापक को नहीं पता क्या कारण है। बात मेरी ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कक्षा कक्ष में जाता है, सभी बालकों को समान रूप से पढ़ाता है। कक्षा कक्ष में 40 बालक बैठे हुए थे, 40 बालकों को समान रूप से पढ़ाया, लेकिन उनमें से 5 बालक ऐसे थे कि जैसे ही अध्यापक ने पूरा किया अपना शिक्षण कार्य तो उन 5 बालकों के समझ में नहीं आया। अब अध्यापक को पता नहीं है कि इनके क्यों समझ में नहीं आया, क्या कारण है, क्योंकि अध्यापक ने अपना 100% योगदान दिया।
आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, सरल तरीके से अध्यापक ने पढ़ाया, लेकिन फिर भी उन बालकों के समझ में नहीं आया। अब अध्यापक के सामने वो समस्या बन गई है कि इन बालकों के क्यों समझ में नहीं आया है, उसका कारण खोजेगा अध्यापक, उस कारण का पता लगाएगा, वो समस्या का क्या है, समाधान है। तो देखो समस्या का समाधान, देखो समस्या का जो समाधान है ये प्राय हम यदि देखें तो प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। प्रयत्न और भूल, बार बार हम प्रयत्न करें, बार बार हम क्या करें, कोई उपाय खोजें, बार बार हम अभ्यास कर रहे हैं, एक उपाय खोजा उसका प्रभाव हमने देखा, फिर दूसरा उपाय खोजा उसका प्रभाव हमने देखा, और ये निरंतर तब तक चलता रहता है जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाए। कब तक चलता रहता है? जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाए। तो समस्या का जो समाधान है वो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आधारित है। एक तो देखो, एक तो है प्रयत्न व भूल के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत पर कैसे? देखो, बार बार हम प्रयत्न करेंगे, बार बार हम उपाय खोजेंगे, उपाय खोजने के बाद में उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। पहला उपाय हमने खोजा, उसका प्रभाव हमने देखा, फिर उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, दूसरा उपाय हमने खोजा, फिर उसका समाधान देखा, तीसरा उपाय खोजा, उसका हमने समाधान यानी उसका प्रभाव देखा। ऐसे करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि उस समस्या का समाधान निकल आता है। यही कौन से सिद्धांत पे आधारित है? प्रयत्न व भूल के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो सिद्धांत है या इस स्थिति के रूप में या ये जो प्रवृत्ति होती है समस्या का समाधान खोजने की, ये जो प्रवृत्ति होती है वो या तो पशुओं में होती है, या तो किसमें? पशुओं में, या अशिक्षित लोगों में। ये जो प्रवृत्ति होती है या तो पशुओं में होगी और अशिक्षित लोगों में होगी। और किसमें होगी? अशिक्षित लोगों में। कभी भी शिक्षित जो व्यक्ति होंगे वो इस प्रकार से समस्या का समाधान नहीं खोजेंगे। वो समस्या का समाधान किस प्रकार से खोजेंगे? वो पहले एक योजना बनाएंगे और उस योजना के अनुसार ही चलेंगे, और योजना के अनुसार चलते हुए उस योजना के ऊपर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। उस योजना के ऊपर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो वो ही क्या है? समस्या का समाधान शिक्षित लोगों के द्वारा। किनके द्वारा? शिक्षित लोगों के द्वारा। मैंने आपको बताया समस्या का समाधान दो तरीके से खोजा जाता है। कितने तरीकों से खोजा जाता है? दो तरीकों से। एक तो कौन सा तरीका? हमने कोई उपाय किया, उसका प्रभाव देखा, फिर यानी उसका समाधान नहीं मिला हमें, दूसरा उपाय हम कर रहे हैं, फिर हम उसका प्रभाव देख रहे हैं, फिर भी समाधान नहीं मिला, तीसरा उपाय कर रहे हैं, फिर हमें समाधान नहीं मिला, चौथा उपाय हमने किया। इस प्रकार से बार बार हम उपाय करते हैं और बार बार उसका प्रभाव देखते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि उस समस्या का हमारे सामने क्या आ जाता है? समाधान आ जाता है। तो वो तो कौन से सिद्धांत पर आधारित हो गई? प्रयत्न व भूल के सिद्धांत पर। और ये जो प्रवृत्ति है, एक उपाय किया उसका प्रभाव देखा, दूसरा उपाय किया उसका प्रभाव देखा, ये जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति या तो पशुओं में पाई जाती है या अशिक्षित लोगों में पाई जाती है। या तो पशुओं में पाई जाएगी या अशिक्षित लोगों में पाई जाएगी। भाई पशु जो होते हैं उनके सामने कोई समस्या आती है तो बार बार क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पशु है, वो किसी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे चढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन वो बार बार क्या करता है? कोशिश करता है। अगर यहां शिक्षित होता, कोई शिक्षित मनुष्य यदि ऐसा करता तो वो उसकी एक योजना बनाता
क्या बनाता? योजना बनाता। तो जो शिक्षित व्यक्ति है वो एक योजना के अनुसार समस्या का समाधान खोजता है, और जो शिक्षित व्यक्ति योजना के अनुसार समस्या का समाधान खोजता है उसे ही विमर्शी चिंतन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विमर्शी चिंतन कहते हैं। अर्थात समस्या के समाधान के लिए विमर्शी चिंतन का होना क्या है? आवश्यक है। और विमर्शी चिंतन केवल शिक्षित लोगों के द्वारा ही किया जाता है। योजना बनाकर और एक योजना के माध्यम से समस्या का समाधान खोजना। तो दूसरा, ये तो पहला वही समाधान हो गया। दूसरा समाधान क्या होगा? दूसरा है एक योजना बनाकर, एक योजना बनाकर, एक योजना बनाकर उस योजना के अनुसार, उस योजना के अनुसार कार्य करना। ये भी क्या है? एक समस्या का समाधान है। ये भी क्या है? ये भी एक समस्या का समाधान है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम विमर्शी चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विमर्शी चिंतन कहते हैं। इसे हम कहेंगे विमर्शी चिंतन, विमर्शी चिंतन। और ये जो विमर्शी चिंतन है ये कौन से लोगों में पाया जाता है? शिक्षित लोगों में। किनमें? शिक्षित लोगों में। ये था समस्या का समाधान। भाई समस्या का समाधान दो ही प्रकार के लोग करेंगे, या तो अशिक्षित जो लोग हैं वो समस्या का समाधान खोजेंगे, या जो शिक्षित लोग हैं वो समस्या का समाधान खोजेंगे। तो जो अशिक्षित हैं वो तो बार बार अभ्यास करेंगे, क्योंकि वो योजना बना नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है। और एक शिक्षित जो मनुष्य होता है वो एक योजना के माध्यम से किसी भी समस्या का क्या करता है? समाधान खोजता है। इस प्रकार से समस्या के समाधान दो प्रकार से होते हैं। पहला जो है वो प्रयत्न व भूल के सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा है वो विमर्शी चिंतन पर आधारित है। ये था हमारा समस्या का समाधान। क्या था? समस्या का समाधान। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। कि एक अध्यापक जब कक्षा कक्ष में जाता है या कक्षा कक्ष में जाने से पहले उस सामाजिक अध्ययन के अध्यापन से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। वो भौतिक समस्या भी हो सकती है, वो मानवीय समस्या भी हो सकती है। भौतिक समस्याओं में भौतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, जैसे हम कहें कि कक्षा कक्ष की कमी हो सकती है, बड़े आकार के कक्षा कक्ष, वातानुकूलित कक्षा कक्षों का ना होना, तो ये तो भौतिक समस्या हो गई। मानवीय समस्या में हम कह सकते हैं शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होना, शिक्षक के द्वारा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करना। तो ये सब क्या? ये सब मानवीय समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को हम एक क्रम में पढ़ेंगे। तो अगला जो है हमारा समस्याएं, यानी कौन कौन सी समस्याएं। अभी तक हमने समस्या का अर्थ जाना, समस्या की परिभाषा हमने पढ़ी, फिर समस्या का समाधान दो प्रकार से होता है वो हमने देखा। अब समस्याएं कौन कौन सी है? समस्याएं सामाजिक अध्ययन के अध्यापन से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। देखो, सबसे पहली जो समस्या होती है, सबसे पहली जो समस्या है इसको हम बोल सकते हैं शिक्षण कौशलों का अभाव। शिक्षण कौशलों का अभाव। एक जो अध्यापक होता है उस अध्यापक में शिक्षण के जितने भी कौशल होते हैं उन शिक्षण के सभी कौशलों का होना जरूरी है। अगर उस अध्यापक में शिक्षण के कौशल विद्यमान नहीं है तो वो एक कुशल अध्यापक नहीं बन सकता। जैसे इसको इस प्रकार से समझे, देखो शिक्षण एक कला है मित्रों। शिक्षण क्या है? एक कला है। ये अगला ही हमारा टॉपिक होगा, उसमें भी हम पढ़ेंगे।
कक्षा कक्ष से संबंधित क्रियाकलाप और प्रक्रिया, ऐसा एक बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में है, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। यहां भी हम शिक्षण कौशलों का अभाव पढ़ रहे हैं। एक अध्यापक चाहे जितना विद्वान है, अपने विषय का ज्ञाता है, सामाजिक अध्ययन का वो ज्ञाता है, लेकिन वो कक्षा कक्ष में जाने के बाद में उस ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। उस ज्ञान को प्रदर्शित करने का तरीका उसका अच्छा नहीं है, बालकों से उसका संप्रेषण स्थापित नहीं हो पा रहा है, वह उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। उस अध्यापक को जो शिक्षण की एक कला होती है उसकी जानकारी नहीं है। जब इन सब की जानकारी एक अध्यापक को नहीं है तो वो अध्यापक शिक्षण कार्य में निपुण नहीं हो सकता। मान लीजिए वो पढ़ा तो रहा है, लेकिन इससे बालकों का अधिगम नहीं होगा। बालकों का अधिगम नहीं होगा तो बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, और बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो सामाजिक अध्ययन का जो उद्देश्य होता है बालकों को सुनागरिक बनाना, बालक सुनागरिक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बालकों के समझ में नहीं आ रहा। बालक को जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया है, क्योंकि वहां अध्यापक को ज्ञान तो था, लेकिन अध्यापक के यानी उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका था वो क्या था, गलत था। और एक अध्यापक ऐसा जिसको अपनी विषय का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उस टॉपिक को उस अध्यापक ने बालकों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया, सभी बालकों के समझ में आ गया। उस बिंदु को इस प्रकार से यानी बालकों के सामने प्रदर्शित किया, उस विषय का ज्ञान नहीं था उसको, लेकिन फिर भी बालकों के सामने इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि सभी बालक उसकी वाई वाई करने लग गए। क्या था ये? एक अध्यापक को ज्ञान है, दूसरे को ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं है वो वहां यानी सफल हो रहा है, और जिसको ज्ञान था वो वहां सफल नहीं हो रहा है। क्या है ये? क्योंकि एक अध्यापक शिक्षण की कला को जानता था और दूसरा शिक्षण की कला को नहीं जानता था। यही दोनों में क्या था? मुख्य अंतर था। इसके बाद में दूसरी जो हम समस्या पढ़ेंगे मित्रों, वो दूसरी जो समस्या हमारी होगी, हम कह सकते हैं कक्षा कक्षों का आकार या कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था। हम कह सकते हैं कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था, यानी एक जो कक्षा कक्ष है उसमें बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उस कक्षा कक्ष में जो बालक हैं उन बालकों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कक्षा कक्ष छोटा सा है और उस छोटे से कक्षा कक्ष में हमने सभी बालकों को वहां बैठा दिया, अब बालक उस कक्षा कक्ष में समाहित ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहां बालक नहीं बैठ पा रहे हैं, सही ढंग से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो बालकों का अधिगम नहीं होगा, क्योंकि बालक जब सही ढंग से बैठ ही नहीं पा रहा है तो उसके समझ में कहां से आएगा। तो कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था भी क्या होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। इसके बाद में तीसरा जो बिंदु आता है वो है वातानुकूलित कक्षा कक्ष का अभाव। वातानुकूलित कक्षा कक्ष का अभाव। हम देखते हैं कि बहुत सारे कक्षा कक्ष ऐसे होते हैं कि वो वातानुकूलित नहीं होते हैं। उनमें यानी रोशनी आने के लिए जगह नहीं होती है। गर्मियों के दिनों में यदि उस कक्षा कक्ष में बालकों को बैठा दिया जाए तो वो बालक वहां बैठ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है उसका? क्योंकि वातानुकूलित कक्षा कक्ष नहीं है। वो क्या नहीं है? वातानुकूलित कक्षा कक्ष नहीं है। एक कक्षा कक्ष में रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बालक वहां बैठ रहा है तो उस कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो बालक के अनुसार होना चाहिए। बालक खुद को उस कक्षा कक्ष में समायोजित कर ले। अगर बालक उस कक्षा कक्ष में अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है तो फिर वहां बालक का अधिगम नहीं होगा। तो ये भी एक क्या होती है? सामाजिक अध्ययन से संबंधित समस्या होती है, क्योंकि बड़े आकार के कक्षाएं होती हैं, यानी सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसमें
300 400 बालक होते हैं, कक्षा कक्ष छोटे से होते हैं, कहां से बैठ पाएगा बालक उसमें। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं उनके पास में कक्षा कक्ष तो बड़े होते हैं लेकिन बालकों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। एक बड़ा सा हॉल है और उस बड़े से हॉल में हमने सभी 30-40 बालकों को बैठा दिया, 500 बालक उसमें आ सकते थे लेकिन हमारे सामने 30-40 बालक बैठे हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो बालकों की जो बैठने की व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। बालकों के बैठने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, और वातानुकूलित कक्षा कक्ष भी एक होना चाहिए। इसके बाद में चौथी जो समस्या आती है वो समस्या है सहायक सामग्री का अभाव। सहायक सामग्री का अभाव। अब सहायक सामग्री का अभाव कैसे? जो सहायक सामग्री है उसका अभाव। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक, या हम ये कहें कि किसी भी विषय का एक शिक्षक है, अपने शिक्षण कौशल के माध्यम से बालकों को 100% देना चाहता है। वो ये चाहता है कि इस कक्षा कक्ष में जितने भी बालक बैठे हुए हैं उन सभी बालकों के समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके लिए वह अपनी तरफ से सारे प्रयत्न करता है। अपनी तरफ से बनाने वाले चार्ट भी वह अध्यापक बनाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करता है। उसके खुद के द्वारा बनाए जा सकने वाले जो मॉडल हैं वो भी एक अध्यापक कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करता है। लेकिन अब अध्यापक को कोई भी विषय था, भूगोल का कोई विषय था, अन्य कोई विषय था, वो पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के लिए कुछ टीवी की आवश्यकता है। वहां वो बालकों को कुछ दिखाना चाहता है, जो बिंदु वह पढ़ा रहा था उससे संबंधित कुछ दिखाना चाहता है। जैसे हम मान लीजिए मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ा रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। पहले बालकों को उससे वाकिफ रहो, क्योंकि बालक उस प्रकार के वातावरण से परिचित होंगे कि हाँ उस समय किस प्रकार की परिस्थितियां थी। आप सीधा ही वो जो यानी प्रकरण था, बिंदु था, उसको समझाने में लग गए। पहले बालक उस वातावरण के अनुकूल तो करो। अब अध्यापक कहां से करे, क्योंकि अध्यापक को दिखाने के लिए वो फिल्म जब वो दिखाए तो अध्यापक के पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है। वो भी एक सहायक सामग्री का यहां क्या हो गया, अभाव हो गया। अध्यापक चाहता था कि मैं इस जो बिंदु है इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करूंगा, पहले बालकों की इसके ऊपर बनी हुई ये फिल्म दिखाऊंगा और उसके बाद में बालकों को समझाऊंगा, जिससे कि बालकों का अधिगम हो जाएगा। शिक्षक का उद्देश्य सही था, लेकिन शिक्षक के उद्देश्य प्राप्ति में जो भौतिक संसाधन था वो भौतिक संसाधन क्या बन गया, बाधा बन गया। उसने अवरोध उत्पन्न कर दिया। इसका मतलब जो सहायक सामग्रियां होती हैं, एक विद्यालय में सहायक सामग्रियों का अभाव नहीं होना चाहिए। उचित प्रकार की सहायक सामग्रियां उस विद्यालय में होनी चाहिए। इसके बाद में अगली जो समस्या आती है, अगली समस्या है खेल के मैदान की समस्या। खेल के मैदान की समस्या। अब देखो, खेल के मैदान की समस्या, हम पढ़ते हैं कि बालकों को खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए। अगर हम बालकों को खेल खेल में सिखाते हैं तो बालकों के ज्यादा समझ में आता है, और यदि हम खेल खेल में नहीं सिखाते हैं तो बालकों के समझ में आता है लेकिन कम आता है। एक बालक को हम खेल खेल में कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, बालक खेल भी रहा है और उस विषय को पढ़ भी रहा है, उस बिंदु को पढ़ भी रहा है, उसका अधिगम भी हो रहा है, उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है, उसका बौद्धिक विकास भी हो रहा है, उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। इसलिए खेल का मैदान भी होना नितांत क्या है, आवश्यक है। अगर किसी विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है तो वो भी एक क्या है, समस्या है। अब देखो, यहां हमने 5 समस्याएं पढ़ी, आगे और हैं समस्याएं तो, लेकिन यहां हमने जो 5 समस्याएं पढ़ी हैं इनमें से देखो, शिक्षण कौशलों का अभाव, अध्यापक से संबंधित समस्या हो गई, कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था, ये भौतिक संसाधनों से संबंधित समस्या होगी। भाई कक्षा कक्ष में बैठने की, वातानुकूलित कक्षा कक्ष, अब बैठने की व्यवस्था है, किसी विद्यालय में कक्षा कक्ष नहीं है, तो इस समस्या को तो अध्यापक अपने खुद के स्तर पर दूर कर सकता है। यानी जो भौतिक समस्याएं होती हैं इनमें से आप खुद
ये अनुमान लगाना कि कौन सी समस्या भौतिक है और कौन सी समस्या मानवीय है। भौतिक जो समस्याएं होती हैं उन भौतिक समस्याओं का समाधान अध्यापक के द्वारा किया जा सकता है। कैसे? एक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए कक्षा कक्ष नहीं है, अब अध्यापक उनको कहां पढ़ाए? अध्यापक उनको किसी पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ा सकता है। उस समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया। वो कैसी समस्या थी? भौतिक समस्या थी, भौतिक संसाधन से संबंधित समस्या थी। लेकिन सहायक सामग्री का अभाव, मैंने कहा इसको विद्यालय दूर कर सकता है, लेकिन शिक्षण कौशलों का अभाव ये तो अध्यापक में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए? ये अध्यापक में होना चाहिए। ये कोई भौतिक संसाधन संबंधी समस्या नहीं है। आगे देखो, अगली जो समस्या है वो है आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी। छठवीं समस्या है आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी। आधुनिक शिक्षण विधियों से संबंधित आधुनिक जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों से संबंधित समस्या। देखो, आधुनिक शिक्षण विधियों से संबंधित समस्याएं क्या होती हैं? कुछ अध्यापक क्या होते हैं कि जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं, प्राचीन काल से चली आ रही जो शिक्षण विधियां हैं, पढ़ाने के लिए उन्हीं विधियों का प्रयोग कर रहे हैं आज भी। पहले भी उन विधियों का प्रयोग हो रहा था और आज भी एक अध्यापक के द्वारा उन्हीं विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। अध्यापक ने उसके लिए किसी प्रकार की आधुनिक शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया। जो परंपरागत शिक्षण विधि थी उसी से शिक्षण कार्य करवा रहा है, उससे बालकों का अधिगम नहीं होगा। तो एक जो अध्यापक है उस अध्यापक को आधुनिक जो शिक्षण विधियां होती हैं उन आधुनिक शिक्षण विधियों का भी क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। समय के साथ में अध्यापक बदलता रहना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और जब समय परिवर्तनशील है तो इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन शिक्षण कार्य के ऊपर भी लागू होते हैं। आज आप खुद देखते होंगे कि पहले की शिक्षा किस प्रकार की थी, आज की शिक्षा किस प्रकार की है। पहले शिक्षा द्विध्रुवीय ही थी, आज शिक्षा त्रिध्रुवीय है। पहले शिक्षा के दो आयाम थे, दो ध्रुव थे, एक तो शिक्षक होता था, एक बालक होता था। लेकिन आज शिक्षा त्रिध्रुवीय है, शिक्षक भी है, बालक भी है, पाठ्यक्रम भी है। तो कहने का मतलब आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग एक अध्यापक को करना चाहिए। उसके बाद में आता है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित समस्या। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता, भाई देखो ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक कक्षा कक्ष में 40 बालक बैठे हुए हैं, 50 बालक बैठे हुए हैं, तो क्या उन सभी 50 बालकों की व्यक्तिगत जो यानी हम ये कहें कि व्यक्तित्व की बनावट है, उनके जो बैठने उठने का तरीका है, क्या सभी की समान होंगी? नहीं, सभी के समान नहीं हो सकते। इसका मतलब उनके सीखने की गति, 50 बालक बैठे हैं तो उनके सीखने की गति क्या समान हो सकती है? नहीं जी, आपका उत्तर होगा नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। क्योंकि एक मनुष्य दूसरे से अलग है। एक मनुष्य दूसरे से क्या है? अलग है। उनमें कुछ न कुछ तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। दो सगे भाई हैं, उन दो सगे भाइयों में ही व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो उस कक्षा कक्ष में तो 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है। सीखने की गति, कुछ बालक ऐसे हैं कि अध्यापक ने एक बार पढ़ाया और एक बार पढ़ाते ही उन बालकों को समझ में आ गया। कुछ बालक ऐसे हैं कि उनका अध्यापक ने 2-3 बार समझा दिया लेकिन उनके समझ में नहीं आया। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता तो होगी ना, सीखने की गति तो होगी ना। अब अध्यापक क्या करे? वहां अध्यापक के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है।
10वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा में सामाजिक अध्ययन विषय को सामाजिक अध्ययन के शिक्षक ने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया, अच्छे ढंग से समझाया। 50 में से 30 जो बालक थे वो 100 में से 90 नंबर लेकर आ रहे थे। 10 बालकों के 70 के करीब आ गए, लेकिन वो 10 जो थे वो फेल हो गए। तो भाई पढ़ाया तो उन 40 बालकों को भी था, पढ़ाया उन 10 बालकों को भी था, लेकिन फिर अंतर कहां आया? कि अंतर सीखने की गति में आ गया। किसमें आ गया? सीखने की गति में आ गया। जो 90% ला रहे थे उनकी सीखने की गति तेज थी, जो यानी 70 ला रहे थे उनके सीखने की गति औसत थी, और जो फेल हो रहे थे उनकी सीखने की गति निम्न थी। तो यह है व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित भी एक शिक्षक के सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब वो 10 बालक फेल हो गए, अब अध्यापक के सामने समस्या हो गई कि मैं क्या करूं इन 10 बालकों का, क्या कर सकता है अध्यापक उन 10 बालकों का? समस्या है ना ये अध्यापक के सामने, कोई कारण उसको पता नहीं है। अभी शुरुआत में हमने देखो समस्या का जो अर्थ देखा था, समस्या की परिभाषा थी, उससे जोड़ के देखो। अध्यापक के सामने किसी प्रकार का कोई कारण विद्यमान नहीं है। पंखा लगा हुआ था, तार टूटा हुआ था, अध्यापक के सामने कारण पता था कि इसका तार टूटा हुआ है। एक उदाहरण दिया था, पंखा लगा हुआ है, तार भी लगा हुआ है, तार कहीं से टूटा हुआ नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है। तो यहां अब वो पंखा चल नहीं रहा था, अब अध्यापक को कारण पता नहीं था। पहले वाले में तार टूटा हुआ था तो कारण पता था कि तार टूटा हुआ है, इस कारण से नहीं चल रहा है। दूसरे वाले उदाहरण में मैंने दिया तार व्यवस्थित है, तो अध्यापक क्या करे? अब उसके सामने कारण है कि मैं क्या करूं। अब मैंने इसको किससे संबंधित बनाया? छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित। वो 10 बालक जो यानी फेल हो गए थे, क्या करे अध्यापक? अध्यापक के सामने तो समस्या है, अब उस कारण का पता लगाएगा अध्यापक, उसका समाधान खोजेगा, समाधान खोजेगा। तो ध्यान दें, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित भी क्या होती है? समस्या होती है। 8वीं जो समस्या होती है, सहयोग की भावना का अभाव। सहयोग की भावना का, सहयोग की भावना का अभाव, यानी सहयोग की भावना का अभाव। इसमें हम शिक्षक, बालक और अभिभावक सभी को शामिल कर सकते हैं। कैसे शामिल कर सकते हैं? मैंने लिखा है सहयोग की भावना। अगर उस कक्ष में जितने भी बालक बैठे हुए हैं वो अध्यापक का सहयोग नहीं करेंगे तो वह अध्यापक अपना 100% नहीं दे सकता। इसको आप ऐसे समझें, एक बालक था, कक्षा में बार बार शरारत कर रहा था। जब अध्यापक पढ़ा रहा था पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। अब जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा तो उसके समझ में कहां से आएगा? अध्यापक ने उसको समझाया, फिर भी नहीं समझा, वहां उस बालक ने अध्यापक का सहयोग नहीं किया। अध्यापक ने उसके अभिभावक को सूचित किया, अब उस अभिभावक ने भी वहां कुछ भी नहीं किया, अपने बेटे को या जो बालक था उसको समझाया नहीं। इसका मतलब न तो अभिभावक ने अध्यापक का सहयोग किया और न ही यानी बालक ने अध्यापक का सहयोग किया। अब बेचारा अध्यापक क्या कर सकता है? वहां उसके सामने तो समस्या है, और सभी बालक यानी कक्षा में बैठकर आसानी से पढ़ रहे हैं, आसानी से उनके समझ में आ रहा है, लेकिन वो एक बालक, बोलो समस्या होगी या नहीं होगी? अब बालक यानी वो अध्यापक सोचता रहेगा, यार मैं इसका क्या इलाज करूं, क्योंकि उसको कारण का पता नहीं है। कारण पहले उसने देखा कि इसको मैं समझाऊं, उसको समझा भी दिया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। अभिभावक को सूचित करूं, अभिभावक को भी सूचित कर दिया, लेकिन फिर भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अब अध्यापक के सामने कोई कारण नहीं है। पहले 2 कारण विद्यमान थे कि या तो मैं बालक को समझा दूं या मैं इसके अभिभावक को सूचित कर दूं ताकि ये सुधर जाए। दोनों कार्य उसने कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब अब कारण अध्यापक के सामने किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है। इसका मतलब वो अब अध्यापक के लिए क्या बन चुकी है? समस्या बन चुकी है। तो ध्यान दें, सहयोग की भावना का भी क्या होता है? अभाव होता है। इसके बाद में है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। प्रशिक्षित
शिक्षकों या विषयाध्यापक भी कह सकते हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। ध्यान दें, इसे हम ये भी कह सकते हैं प्रशिक्षित विषयाध्यापकों की कमी, चाहे वो किसी भी विषय का हो, सामाजिक अध्ययन का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, किसी भी विषय का अध्यापक हो, उसको यानी अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले एक उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उस प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता है। समय समय पे किस प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को वह जानता रहता है, और यह जानकारी उसको किसके माध्यम से मिलती है? प्रशिक्षण के माध्यम से मिलती है। एक विषय वस्तु को कक्षा कक्ष में किस प्रकार से प्रदर्शित करना है, यह उस अध्यापक को उसके प्रशिक्षण काल में सिखाया जाता है कि आप जब कक्षा कक्ष में जाएं तो आपके हाव भाव कैसे हों, आपकी यानी वहां समझाने की स्थिति किस प्रकार की हो, आप वहां कौन कौन से क्रियाकलाप करें, ये सब कुछ एक अध्यापक को यानी प्रशिक्षित किया जाता है इसके लिए। लेकिन कुछ अध्यापक उसको ढंग से नहीं सीखते हैं, और फिर आगे जाकर जब वो उस विषय को पढ़ाते हैं तो उनके सामने क्या खड़ी हो जाती है? समस्या खड़ी हो जाती है। इसके बाद में है बिना तैयारी के शिक्षण कार्य। बिना तैयारी के शिक्षण कार्य। देखो भाई, बिना पूर्व तैयारी के चाहे कोई भी शिक्षक हो, वो कक्षा में अपना 100% योगदान नहीं दे सकता। अध्यापक को जो बिंदु पढ़ाना है, यदि वह अध्यापक उस बिंदु के ऊपर पहले से तैयारी करके फिर कक्षा कक्ष में जाएगा तो वह 100% देगा। लेकिन यदि वह पूर्व तैयारी के साथ में कक्षा कक्ष में नहीं जा रहा है तो वह अपना 100% नहीं दे सकता। इसका मतलब बहुत सारे अध्यापक ऐसे होते हैं कि वो बिना तैयारी के कक्षा कक्ष में चले जाते हैं, और फिर बाद में उस कक्षा कक्ष में उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। एक बालक जैसे ही अध्यापक ने पढ़ाना प्रारंभ किया, अध्यापक ने प्रश्न पूछ लिया, उस प्रश्न का आंसर वह अध्यापक नहीं दे पा रहा है। क्या कारण रहा? आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि उसने पहले तैयारी नहीं की। तो ये भी एक क्या होती है? समस्या होती है। इसके बाद में देखो 11वीं जो समस्या है, इसको हम बोल सकते हैं उचित दृष्टिकोण का अभाव। क्या बोल सकते हैं? उचित दृष्टिकोण का अभाव। यानी सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसके प्रति बालकों का दृष्टिकोण भी उचित नहीं होता है, सही नहीं होता है। जैसे अन्य जो विषय हैं उनको पढ़ने के लिए तो समय दिया जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए किसी प्रकार का समय नहीं दिया जाएगा। क्या कारण रहा? क्योंकि दृष्टिकोण उनका क्या बना हुआ है? गलत बना हुआ है इस विषय के प्रति। तो ये भी एक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे सामने क्या थी। और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं मित्रों, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपके सामने किसी भी प्रकार की, अगर मैंने आपको जैसे 10-11 ये समस्याएं बताई, ये 10-11 समस्याएं आपके समझ में आ गई, तो आपके सामने किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप उस प्रश्न का उत्तर आसानी से खोज लेंगे, आप उस प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी शिक्षण से सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित समस्याएं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।